झारखंड में सरकारी नौकरी पाना क्यों इतना मुश्किल हो गया है? पता चलता है कि जिस एजेंसी को ये पूरा एग्जाम कंडक्ट कराने का जिम्मा दिया गया था, टीडीपीएल नाम की एजेंसी है, वो एजेंसी पहले से ब्लैक लिस्टेड थी और उसे फिर भी ये एग्जाम कंडक्ट कराने का जिम्मा दे दिया गया। जब उसमें डिग डीपर किया जाता है तो धीरे धीरे पता चलता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मार्क्स कट ऑफ से काफी कम है, वो क्लियर दिखाए जा रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मार्क्स कट ऑफ से काफी ज्यादा है और वो क्लियर नहीं दिखाए जा रहे हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी विडंबना, उसी एग्जाम जिसको प्रूव करने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई थी कि वो फेयर हुआ है, उसी एग्जाम में जो सेकंड रैंक का व्यक्ति वो वही अभय तिवारी है जिसकी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे, जो टीडीपीएल का एक मार्केटिंग मैनेजर है, और वो खुद उसने सीरियल में सेकंड रैंक लिया। क्या एक कोइंसिडेंस हो सकता है किसी भी हाल में? झारखंड पेपर लीक और छात्र जो इस दौरान प्रदर्शन कर रहे हैं वो खबरों में है, मीडिया में है कितना नहीं, वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इस मुद्दे पर हमारे बीच बात करने के लिए मौजूद हैं मृत्युंजय शर्मा जी। आप बीजेपी झारखंड के स्पोक्स पर्सन भी हैं और आप वैसे तो मतलब इंट्रो के मोहताज नहीं हैं किसी भी, लेकिन फिर भी मैं एक छोटा सा इंट्रो आपको बता देता हूँ दर्शकों के समझने के लिए कि आप इकोनॉमी को समझने समझाने वाले लोग हैं, पॉलिसी को समझने समझाने वाले लोग हैं, और आपने एक किताब लिखी है ब्रोकन प्रोमिसेस, कास्ट, क्राइम एंड पॉलिटिक्स इन बिहार, जिसमें वहाँ के जो राजनीति है, वहाँ का जातीय समीकरण है, अपराध है, शासन व्यवस्था है, इसका आपने एक ठीक ठाक विश्लेषण किया हुआ है। और क्योंकि आप इस समय झारखंड में बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, तो मैं यही समझता हूँ कि आप वहाँ के मुद्दों को भी बहुत बारीकी से देख रहे होंगे, और इस छात्रों के इस प्रदर्शन को लेकर आप इस बार मतलब ठीक मुखर भी हैं। मैंने आपका सोशल मीडिया हैंडल को चेक करे तो वहाँ भी आपकी सक्रियता काफ़ी बड़ी है, और जिस तरीके के आप मुद्दे उठा रहे हैं, जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, उन सब को लेकर हम बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है सर आपका ऑफ इंडिया पर। धन्यवाद जयेश जी, बहुत खुशी है मुझे आपके साथ आज चर्चा करके। जी सर। सर, मेरा पहला मैं ये जानना चाहता हूँ कि रांची में जो छात्रों का आंदोलन है उसकी स्थिति इस वक्त क्या है, और आप थोड़ा विस्तार से इस आंदोलन के बारे में भी हमें सब कुछ बताएं, और इस आंदोलन को, झारखंड के इस आंदोलन को छात्रों का सबसे बड़ा आंदोलन इस समय क्यों कहा जा रहा है? ऐसा क्या अलग वहां पर हो रहा है? देखिए, ये आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई? आंदोलन की शुरुआत जो हमारे यहाँ जेपीएससी बॉडी है, जो जैसे सेंटर में यूपीएससी होता है, हर स्टेट का अपना पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, और झारखंड का तो जेपीएससी, वो एग्जाम्स जो कंडक्ट कराते हैं यहाँ के सिविल सर्विसेज के लिए, स्टेट सिविल सर्विस ऑफिसर्स के लिए, उसमें एक ओएमआर शीट वायरल हुई, और उस ओएमआर शीट के वायरल होने के बाद देखा गया कि उसमें जो टोटल अटेम्प्टेड क्वेश्चंस थे वो करीब 42 थे, और उसमें से भी 15 गलत थे, और फिर भी वो बच्चा क्लियर कर जाता है पीटी। तो सबसे पहले ये छात्रों के बीच ये बात घूमने लगती है, लोगों के बीच, कि ये कैसे पॉसिबल हुआ। और जब उसमें डिग डीपर किया जाता है तो धीरे धीरे पता चलता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मार्क्स कट ऑफ से काफी कम है, वो क्लियर दिखाए जा रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मार्क्स कट ऑफ से काफी ज्यादा है और वो क्लियर नहीं दिखाए जा रहे। बहुत सारे ऐसे लोग के ओएमआर शीट्स निकल कर आने लगते हैं जिनके ओएमआर शीट्स में उतने मार्किंग्स ही नहीं है जितने की बेसिक कट ऑफ के लिए जितना होना चाहिए, फिर भी वो क्लियर है। और धीरे धीरे जब उस पर चर्चा होने लगती है तो दिखना स्टार्ट होता है कि सिस्टम कितना ज्यादा अंदर से करप्ट हो चुका है। जो जेपीएससी है, उसके सबसे पहले तो जो बॉडी है, इसके 3 मेंबर्स अपॉइंट किए गए। वो जो मेंबर्स है उन्हीं पे संशय बन जाता है। एक जो मेंबर है वो अजीता भट्टाचार्य है, वो जो रूलिंग जेएमएम है उसके एक प्रवक्ता है सुप्रियो भट्टाचार्य, उनकी पत्नी, उनकी और कोई क्वालिफिकेशन नहीं इसके अलावा। एक दूसरे और व्यक्ति हैं जमाल अहमद, वो 2008 तक शिक्षक थे, प्राथमिक शिक्षक थे, और उससे अचानक से लेक्चरर बन जाते हैं 2008 में। और उनकी ये जो नियुक्ति है लेक्चरर की, खुद सीबीआई जांच के घेरे में चल रही है, और उनको भी मेंबर बना दिया जाता है। तो इस पे बड़ा विवाद होता है। फिर पता चलता है कि जिस एजेंसी को ये पूरा एग्जाम कंडक्ट कराने का जिम्मा दिया गया था, टीडीपीएल नाम की एजेंसी है, वो एजेंसी पहले से ब्लैक लिस्टेड थी, और उसे फिर भी ये एग्जाम कंडक्ट कराने का जिम्मा दे दिया गया। और फिर ये पता चला कि उस एजेंसी में एक मार्केटिंग मैनेजर है, अभय तिवारी करके, जिस पर एग्जाम कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी है। वो खुद एग्जाम जो कंडक्ट कराता था उसमें बैठता जाता था, और एक दो नहीं बल्कि उसने खुद को 5 एग्जाम्स में क्लियर कराया। इनफैक्ट एक एग्जाम में तो उसने खुद को सेकंड रैंक दे दिया। और ये जब सब पता चलने लगा, फिर और भी बातें निकल कर आने लगी कि किस प्रकार से बस कहा जाता था कि स्टूडेंट्स को कि आप ओएमआर शीट खाली छोड़ देना, हमारे पास आएगा, हम बाद में भर देंगे। ओएमआर शीट में कम भी डालोगे तो चलेगा, हम बाद में ट्वीक कर देंगे। जो डिजिटल इवैल्यूएशन का प्लेटफॉर्म होता है, वो ओएमआर की मार्किंग का, उसमें ट्वीक कर देंगे।
कैंडिडेट से डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन किया जाने लगा इस एजेंसी के द्वारा, पीटी के लिए 5 लाख, फाइनल सिलेक्शन के लिए 25 लाख। और ये सब जब बाहर आने लगी तो पता चला कि बहुत बड़ा करप्शन है और बहुत बड़े लेवल पर करप्शन है। और ना कि सिर्फ इस एग्जाम में, एक एग्जाम में, बल्कि हम देख रहे हैं कि पिछले कई कई वर्षों से जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें से एक भी एग्जाम करीब करीब ऐसा नहीं हुआ है जिसको कोई बोल सके कि फेयर एग्जाम था। और इसीलिए जो मुझे लगता है कि छात्रों के अंदर एक आक्रोश बहुत दिनों से, और ज्यादातर एग्जाम्स भी ऐसे होते हैं जी यहाँ पे कि एग्जाम्स का नोटिफिकेशन आएगा 2023 में, एग्जाम होगा 24 में, रिजल्ट आएगा 25 में और ज्वाइनिंग होगी 26 में। तो एक एक एग्जाम का साइकिल 3-3, 4-4 साल का होता है। और उसके बाद भी जब स्टूडेंट्स को दिखता है कि मेरे बगल वाला पैसे देकर ज्वाइन कर रहा है और मैं सिर्फ पैसे नहीं दे सकता हूँ इसलिए नहीं ज्वाइन कर पा रहा हूँ, तो जो फ्रस्ट्रेशन है अंदर में दबा पड़ा हुआ था, मुझे लगता है वो पूरा फ्रस्ट्रेशन बाहर आया है। और इसीलिए आप देखेंगे तो ऑर्गेनिकली ना कोई पॉलिटिकल पार्टी आई, ना कोई लीडर आया, सारे स्टूडेंट्स ऑर्गेनिकली इस पे सड़कों पे उतरे हैं और राज्य के कोने कोने से बारिश में भीग रहे हैं, ग्राउंड में पड़े हुए हैं। इतना ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट, उसके लिए जो जो अंदर का फ्रस्ट्रेशन था वो दिखता है हमें। सर अभी तो पूरे देश ने दिल्ली में देखा कि जंतर मंतर में किस तरह का प्रदर्शन हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का, तो वो प्रदर्शन और ये वाला जो प्रदर्शन है, इन दोनों प्रदर्शनों की तुलना अगर करें तो ये इनमें क्या अंतर आपको दिखाई पड़ता है? देखिए, मैं किसी प्रोटेस्ट को डिस्क्रेडिट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं एक चीज जो यहाँ के प्रोटेस्ट के बारे में बताना चाहता हूँ, और वो मेरी आंखों देखी है और बहुत फर्स्ट हैंड रिपोर्ट्स। एक तो आप देखेंगे अभी जितने भी लोग आपको यहाँ के प्रोटेस्ट में दिखेंगे उसमें से 99% खुद कैंडिडेट्स हैं। वो खुद एग्जाम में बैठे हैं, उन्होंने खुद वो यातना झेली है, उनका एग्जाम में नहीं हुआ, उनके बगल वाले का हो गया। इनफैक्ट एक लड़की दिखा रही थी कि 300 में उसके 299.175 उसके मार्क्स हैं। 290 300 में 299.175 और वो क्लियर नहीं है इनफैक्ट एग्जाम। ऐसे ऐसे बच्चे हैं वहां पे। 99% बच्चे गांव से आए हैं, दूर दराज के क्षेत्रों से आए हैं, 500,000 रुपए लेके आए हैं, बहुत ही गरीब तबके से आते हैं। और इसलिए आप देखेंगे कि जो उनका अप्रोच भी है ना, वो बड़ा सधा हुआ है। वो गाली गलौज, तोड़ फोड़, देश विरोधी नारे, वो सब नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि कल को इसी सरकार से मुझे नौकरी लेनी भी है। तो वो अंदर में डर है, वो पता है कि मुझे सही रास्ते से प्रोटेस्ट करना है, नहीं तो कल को मेरा ही नुकसान हो सकता है। और इस कारण से पिछले 10 दिनों से ये प्रोटेस्ट चलते हुए भी, हजारों की संख्या में चलते हुए भी, एक भी अप्रिय शब्द या अप्रिय घटना के बारे में आप नहीं सुनेंगे। तो ये एक बहुत पॉजिटिव सिग्नल देता है कि देखिए, बिना अभद्र व्यवहार के, बिना अभद्र भाषा के, बिना तोड़फोड़ के, गाली गलौज के, पुलिस वालों पे हमला किए बिना भी आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। और देर सवेरी से, मैं मानता हूं कि शुरुआत में बहुत सारे मीडिया वालों कवर नहीं कर रहे थे झारखंड को, लेकिन अभी मैं देख रहा हूं उसमें बहुत ट्रैक्शन आया है। देर सवेर ही आपको वो अटेंशन मिलने लगेगा, और जेन्युइन अटेंशन मिलने लगेगा, लोगों की भावनाएं आपसे जुड़ेंगी। शुरुआत में बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही थी खाने पीने की, मैंने वो दृश्य देखे हैं जिसमें वो हाथ में अपने सूखा भात रख के खा रहे हैं, रोटी पे ऐसे भुजिया रख के खा रहे हैं। लेकिन पिछले 2 दिनों से मैं देख रहा हूँ कि बहुत सपोर्ट मिल रहा है पूरे देश से। फूड डिलीवरी हो रही है, उनको बेसिक जो मॉस्किटो नेट्स होते हैं उसकी डिलीवरी हो रही है, तो देर सवेर उनको सपोर्ट मिलने लगती है। और ये चीज बहुत डिफरेंशिएट करती है झारखंड के प्रोटेस्ट को बहुत सारे वैसे दूसरे प्रोटेस्ट से, जहां एक ऐसी भीड़ होती है जो जिसके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, जहां तोड़ फोड़ होती है, जहां देश विरोधी नारे लगते हैं। उस प्रकार की कोई भी अप्रिय चीज यहाँ देखने को अभी तक नहीं मिली। और सर कुछ लोगों का ये कहना है कि दिल्ली में किस तरह की मतलब अफवाहें कहिए या ऐसी बातचीतें हैं कि भाई यहाँ तो बाकी पार्टियों ने जो है बीजेपी के खिलाफ इस तरीके का प्रदर्शन, और उसमें वो लोग शामिल रहे, उसमें कई सारे नाम आते हैं कि रांका वगैरह हो गया उनका, कि उनका आम आदमी पार्टी के साथ कनेक्शन था या बाकी चीज़ें आती हैं। तो एक आरोप ये भी लग रहा है कि वहाँ पर जो है बीजेपी और बाकी के जो दल हैं वो जेएमएम के खिलाफ ये सब षड्यंत्र जैसा कुछ रच रहे हैं, या वहाँ जो प्रोटेस्टर्स हैं उसमें वो इधर की टूल किट का हिस्सा हैं। इस पर इसको आप कैसे देखते हैं? आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, जो जंतर मंतर का प्रोटेस्ट था वो अपना प्रोटेस्ट था, उसको लीड किसने किया? सीजेपी ने, स्टार्ट भी उन्होंने किया।
क्या सीजेपी के जो भी मेंबर्स उसमें किसी से किन्ने भी नीट लिया था? बहुत फैक्चुअल है कि नहीं लिया था। क्या उनके पॉलिटिकल एम्बिशन है? बिल्कुल है, क्योंकि वो साफ साफ उनका दिखा है, पूरा पास बैकग्राउंड देखा है आपके साथ एंड सो ऑन। वहां पे मैं था दिल्ली में, और वहां पे मुझे दिखा उस भीड़ में हो सकता है कुछ लोग होंगे जिनमें नीट प्रोटेस्टर्स, कुछ लोग जेन्युइन सफरर्स होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जिनका कोई लेना देना नहीं था नीट से। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने कश्मीर को आजाद करने के नारे लगाए। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने उमर खालिद और शरदुल इमाम को ना आजाद करने के नारे लगाए। अलग अलग मुद्दे उठा रहे थे जिसका कोई लेना देना नहीं था पूरे प्रोटेस्ट, पूरे पूरे नीट प्रोटेस्ट से। यहाँ पे आप देख लीजिए झारखंड में जितने भी स्टूडेंट्स जो उसको ब्रॉडली लीड कर रहे हैं, कोई ऐसा एक लीडर नहीं है। उसमें से एक भी आपको व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो खुद कैंडिडेट नहीं है एग्जाम में बैठने वाला। हम्म। करेक्ट। तो झारखंड में जो भी आप प्रोटेस्ट देख रहे हैं और जो भी उनके लीडिंग स्टूडेंट्स हैं, वो सारे करीब के करीब आपको दिखेंगे वो खुद कैंडिडेट्स हैं। वो खुद एग्जाम में बैठे हैं, उन्होंने खुद वो भुगता है। अ, दूसरा, उन्होंने बहुत अच्छा, जैसे सीजेपी में वहां पे आप जंतर मंतर पे देखेंगे कि हर प्रकार के पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हैं। ज्यादातर आपको लेफ्टिस्ट लीडर्स दिखेंगे, आपके लीडर्स दिखेंगे, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण तरीके के सारे नेता हैं। यहाँ पे इन लोगों ने बहुत क्लियर कर रखा है कि हमारे मन से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या उसके नेता के भाषण नहीं देंगे। कोई पॉलिटिकल पार्टीज इनवाइटेड नहीं है। उन्होंने बहुत क्लियर कर रहा है कि कोई अभद्र भाषा इनवाइटेड नहीं है। हम सिर्फ मुद्दे पे बात करेंगे, किसी नेता को नीचा नहीं दिखाएंगे। तो उस सेंस में आप देखेंगे कि बहुत शायद प्रोटेस्ट का वो आइडियल प्रोटेस्ट होगा जिसमें अपनी बात भी रख पा रहे हैं लोग, और किसी गलत भाषा तरीके पे रिजॉर्ट भी इनको नहीं करना पड़ रहा। तो सबसे मुझे लगता है कि बहुत जेन्युइन प्रोटेस्ट है ये। तो जिस तरह की मसाल लेकर वो मार्च कर रहे थे, तो वो अपनी संस्कृति मतलब अपने उन्हीं को आगे बढ़ा के और वो सब कर रहे हैं, तो ये भी बड़ा अच्छा हमें देखने को मिला। और दूसरा सर, मेरा सवाल ये है कि मैं, क्योंकि सीजेपी प्रोटेस्ट जब दिल्ली में हो रहा था वहाँ हम लोग भी जाते रहे हैं, और वहाँ पर जितनी भीड़ मतलब प्रोटेस्टर्स की नहीं थी, उससे कहीं ज़्यादा भीड़ मीडिया या फिर आप कहें कि यूट्यूबर्स हो गए या इंस्टाग्रामर्स हो गए, उन सब की थी। तो झारखंड में फिलहाल अभी वैसा देखने को नहीं मिलता, और ख़ास तौर पर जैसे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या सिनेमा जगत के जो लोग हैं या कोई आर्टिस्ट हैं, वो लोग इस प्रोटेस्ट के समर्थन में या झारखंड के छात्रों के समर्थन में अब तक नहीं उतरे हैं। तो इसे आप कैसे इसको देखते हैं कि ये जो सिलेक्टिव आउटरीच थी, इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, दो तीन कारण है। एक तो झारखंड हमेशा से थोड़ा एक नेग्लेक्टेड स्टेट की तरह रहा है। बहुत सारे लोगों से जब आप दिल्ली बॉम्बे में बात करेंगे और उन्हें झारखंड के बारे में बात करेंगे तो वो मैप पे शायद लोकेट भी ना कर पाए कि स्टेट एग्जिस्ट कहाँ पे करता है। दूसरा, कि एक तो जो प्रोटेस्ट का तरीका होता है, कई बार हम बहुत सेलेक्टिव हो जाते हैं। दिल्ली में वही प्रोटेस्ट हो रहा था, हम उसके सपोर्ट में उतर गए, लेकिन झारखंड में हो रहा है तो नहीं उतरे। नहीं उतरने का कारण क्या? क्योंकि यहाँ पे बीजेपी स्टेट नहीं है। तो मेरी आइडियोलॉजी एंटी बीजेपी है, तो मैं इन स्टूडेंट्स को भी सपोर्ट नहीं करूंगा, चाहे उनके मुद्दे अलग हो या कुछ भी हो। तीसरा, मुझे लगता है ये प्रोटेस्ट शायद उतना न्यूज वर्दी ना हो जो न्यूज चैनल्स चाहते हैं। क्योंकि देखिए, न्यूज वर्दी प्रोटेस्ट क्या होता है? जहां पे या तो कुछ तोड़फोड़ हो या कोई बहुत ही वैसी घटना हो, विच इज काइंड ऑफ ड्रामेटिक, या कुछ भी ड्रामेटिक नहीं हो रहा है। स्टूडेंट शांति से बैठे हुए हैं, जनगण मन गा रहे हैं, वंदे मातरम गा रहे हैं, रात में उसी स्टेज पर मोबाइल खोल के पढ़ रहे हैं। बारिश हो रही है तो टेंट के नीचे घुस जा रहे हैं, सड़कों पे भी जब चल रहे हैं तो बहुत संयमित होकर चल रहे हैं। तो वो जो एक क्लिक बेट वाला जो फैक्टर होता है न्यूज आइटम्स, वो नहीं दिख रहा है। और शायद इसलिए बहुत सारे मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स या डिजिटल चैनल्स को कवर नहीं कर रहे हैं। लेटली मुझे थोड़ा सा चेंज दिखा है, क्योंकि अगेन मैं फिर से कह रहा हूं, देर सवेर अगर आपका प्रोटेस्ट सही होता है, कॉज जेन्युइन होता है, लोगों से कनेक्ट करता है, तो बहुत सारे प्रेशर हो रहे हैं। मैं खुद देख रहा हूँ, बहुत सारे चैनल्स अराइव कर रहे हैं अब धीरे धीरे, और उनको ट्रैक्शन जो मिलना चाहिए वो मिलना स्टार्ट हो गया है। तो एक तरह से शुरुआती ट्रैक्शन दुखद है, बट लेटली आई थिंक दे आर गेनिंग ट्रैक्शन एट द नेशनल लेवल। ठीक है, ये तो हुई सर प्रोटेस्ट की बात। अब मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि झारखंड में सरकारी नौकरी पाना क्यों इतना मुश्किल हो गया है, और ये जो मतलब ये जो जेपीएससी जो है, ये क्यों इतना करप्ट हो रखा है? देखिए, झारखंड में तीन बॉडीज है, ऐसे समझिए आप। जेपीएससी जो है, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, वो जो टॉप टियर एग्जाम्स होते हैं, जो ग्रेड ए और बी के एग्जाम्स होते हैं, जिसके आपके ऑफिसर्स, सीओज, बीडीओ जो अपॉइंट होते हैं वो बनते हैं। उसके बाद जेएसएससी है, जो ग्रेड बी सी के एग्जाम्स होते हैं वो कंडक्ट कराती है, क्लेरिकल एग्जाम्स वस्तु से। और उसके बाद जैक बोर्ड होता है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल, जो स्कूल के एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं 10-12। आप देखेंगे तो तीनों के तीनों बॉडीज में, ना सिर्फ जेपीएससी में, समझिए इस चीज को, जेपीएससी के एग्जाम में जो आपको धांधली दिखी, जेएसएससी ने एक सीजीएल एग्जाम कराया था 2024 में।
उसमें भी इसी प्रकार की घटना आई। 24 में हुआ पहला एग्जाम तो पेपर लीक हो गया, फिर 9 महीने बाद एग्जाम शेड्यूल किया गया, फिर पेपर लीक हो गया। दूसरी बार सरकार ने मानने से इनकार कर दिया कि पेपर लीक हो गया। स्टूडेंट्स बोलते रहे कि मान लीजिए पेपर लीक है, प्रूफ देते रहे, सीआईडी को जांच दे दी, सीआईडी ने कह दिया कोई पेपर लीक नहीं है। हाई कोर्ट गए, सरकार उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक चली गई, बस ये मनवाने के लिए कि कोई पेपर लीक नहीं हुई है, एग्जाम फेयरली हुआ है, और फाइनली उसका रिजल्ट तक निकाल दिया। अब देखिए सबसे बड़ी विडंबना, उसी एग्जाम जिसको प्रूव करने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई थी कि वो फेयर हुआ है, उसी एग्जाम में जो सेकंड रैंक का व्यक्ति है वो वही अभय तिवारी है जिसकी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे, जो टीडीपीएल का एक मार्केटिंग मैनेजर है, और वो खुद उसने सीजीएल में सेकंड रैंक लिया। क्या एक कोइंसिडेंस हो सकता है किसी भी हाल में? राइट। तो उसमें हो गया। अब मैं जैक बोर्ड की आपको बात बता रहा हूँ, जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल है, पिछले साल हमारे यहाँ जो 10th-12th के एग्जाम हुए उसके पेपर लीक हो गए। और दूसरा, वो जो 10th-12th के एग्जाम से वो 2 महीने लेट से कराए गए क्योंकि उन्होंने जैक बोर्ड का चेयरमैन अपॉइंट नहीं कर पा रहे थे बहुत दिनों तक, तो पूरे कॉलेज के सेशन तक लेट हो गए, लोग कॉलेज में एडमिशन तक नहीं ले पाए। तो अब सोचिए ऊपर से लेकर नीचे तक जेपीएससी, जेएसएससी, जैक इतना ज्यादा अंदर से करप्ट हो चुका है। सारे लोग वहां पे एक प्रकार से इतना बड़ा सिंडिकेट बन चुका है, नौकरियां बेची जाती हैं। जो पैसे दे सकता है उसको पता है मैं नौकरी खरीद सकता हूँ, जो पैसे नहीं दे सकता उसे पता है कि मैं कुछ भी कर लूं मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। और उसी के कारण आपको जो ये भीड़ दिख रही है ना, ये फ्रस्ट्रेशन उसी का दिख रहा है। ये लोग परेशान है 5-5, 10 साल से। इनफैक्ट जो टीचर एलिजिबिलिटी का एग्जाम होता है इस राज्य में पिछले 9 वर्षों में नहीं हुआ है टीचर एलिजिबिलिटी का एग्जाम। तो आप सोच लीजिए वो बच्चे जो टीचर बनना चाहते होंगे उनकी पूरी उम्र पार हो गई होगी, अब वो करेंगे क्या? राइट। और इसलिए वो फ्रस्ट्रेशन अब दिखल के हमें सड़कों पे दिख रहा है। ठीक है। और सर इसमें क्या जो एजुकेशन माफिया जो है, शिक्षा माफिया है, उसका भी कोई रोल है? उसको आप कैसे देखते हो? या फिर न केवल झारखंड में बल्कि नेशनल लेवल पर उसका रोल आप कैसे देखते हो और इसको ठीक कैसे किया जा सकता है? बहुत बड़ा रोल है। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं जो या तो जिनके अंदर में कनेक्ट्स होते हैं, इन बॉडीज में, शिक्षा विभाग में कनेक्ट्स होते हैं, उन मंत्रालयों में कनेक्ट होते हैं जहां पे भर्तियां हो रही हैं। ये क्या करते हैं, बिचौलिए बन जाते हैं। बिचौलिए बन के उनको बोल देंगे कि हम आपको इतना कट दे देंगे, और इधर स्टूडेंट्स स्काउट करने लगेंगे, स्टूडेंट्स को रीच आउट करना शुरू कर देंगे। जब टीडीपीएल जैसी एजेंसी होगी तो उसके पास तो पूरा लिस्ट ही होगा स्टूडेंट्स का, आप सोच लीजिए। तो स्टूडेंट्स को डायरेक्टली रीच आउट कर सकता है और पूछ सकता है कि भाई देख लो, आपका ऐसे तो चांस नहीं बनेगा, लेकिन अगर 20 लाख 50 लाख दे दोगे तो हम लोग देख सकते हैं। और उसमें छात्र फिर जो पैसे दे पाते हैं, बहुत सारे डेस्परेशन में पैसे दे देते हैं, और धीरे धीरे इतना बड़ा ये रैकेट बन जाता है कि साल दर साल लोग इसे नॉर्मल प्रोसेस मान लेते हैं। और इस पूरे चेन में बहुत सारे लोग बेनिफिट करते हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक। और ऊपर तक जब मैं बोलता हूं तो मैं सबसे टॉप लेवल तक मैं बात कर रहा हूं। देखिए इतनी बड़ी गड़बड़ी कभी किसी एक एजेंसी या जेपीएससी का कोई एक मेंबर या चेयरमैन अकेले नहीं कर सकता। इनफैक्ट 2 साल पहले यहाँ पे एक रेड हुई थी ईडी की। मुख्यमंत्री जो है झारखंड के, उनके बहुत करीबी हैं विनोद सिंह, उनके यहाँ। और उस रेड में बहुत सारी चीजें पाई गई, लेकिन एक बड़ी यूनिक चीज पाई गई। वो पता है क्या थी? बहुत सारे स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड्स थे उनके पास। और उसी व्यक्ति, उसी विनोद सिंह की, हेमंत सोरेन के साथ 539 पेज की व्हाट्सएप चैट ईडी ने प्रोड्यूस करी थी कोर्ट में एज एविडेंस। तो सोचिए वो कितने करीबी होंगे, और उसके यहाँ स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड्स पाए जा रहे हैं। तो सोचिए कितना बड़ा ये नेक्सस होगा, कितने टॉप लेवल तक। और इसलिए जब तक आप पूरे सिस्टम को टॉप टू बॉटम नहीं क्लीन करेंगे, इसमें कोई भी सुधार की गुंजाइश नहीं। सर झारखंड में जो जेएमएम है और हेमंत सोरेन है, उनका पब्लिक परसेप्शन आज कैसा है झारखंड में? क्योंकि ये सवाल इसलिए है क्योंकि इनके पिताजी को वहाँ पर दिशुम गुरु कहा जाता था, या झारखंड की आइडियोलॉजी डिफाइन करने वाला कहा जाता था। तो आज वो स्थिति कैसी है झारखंड में? देखिए एक क्या होता है, कभी भी कोई मुद्दा जब उठता है, पिछले 6 वर्षों से ये लोग सरकार में, कोई भी क्षेत्र, ये तो सिर्फ एक मुद्दा है, मैं कृषि की बात कर सकता हूं, मैं एजुकेशन की बात कर सकता हूं, हेल्थ की बात कर सकता हूं, इतनी दयनीय स्थिति, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर सकता हूं। तो हर बार क्या होगा, जब आप इन मुद्दों की बात करेंगे तो विक्टिम कार्ड खेला जाएगा कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री इसीलिए आप लोग बोल रहे हैं। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पे बात चली जाती है हर बार सिर्फ। और ज्यादातर बार जब इस प्रकार के मुद्दे आप उठाने की कोशिश करेंगे तो उस प्रकार के वो आइडेंटिटी के मुद्दे उठाने लगेंगे, सारे दूसरे मुद्दे गौण हो जाएंगे, जो जो बिल्कुल भी प्रोडक्टिव मुद्दे नहीं होते हैं। तो और इसी कारण से आप देखेंगे कि जो रियल मुद्दों पे बात होनी चाहिए, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एजुकेशन में रिफॉर्म्स की बात हो, इन एग्जाम्स में रिफॉर्म्स की बात हो, वो रेयरली होते हुए आपको यहाँ दिखेगी। ज्यादा से ज्यादा क्या दिखेगा, वो बस ये बोलेंगे कि हम लोग एक मैया सम्मान योजना देते हैं जिसमें महिलाओं को प्रत्येक महीने 2,500 रुपए जा रही है। दैट इज मोर देन सफिशिएंट, इससे ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते।
उसके कारण हमारे बजट्स पे कंस्ट्रेंट्स हैं, सारे डिपार्टमेंट्स के बजट्स पे कंस्ट्रेंट्स है। इनफैक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पहले 3 महीने में साल के जो बजट अलोकेट हुआ गवर्नमेंट के द्वारा, उस बजट का पूरी सरकार मात्र 1% खर्च कर पाई। पैसे तक नहीं खर्च कर पाती और पैसे पड़े रह जाते हैं, राइट। इस प्रकार की हालत हो गई स्टेट में। लेकिन फिर भी चूंकि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इतना ज्यादा खेला जाता है इस पार्टी के द्वारा और हेमंत जी के द्वारा, कि वो घूम फिर कर कि देखिए हमारे ऊपर इसलिए अटैक हो रहा है क्योंकि हम एक हम गरीब हैं, हम आदिवासी के बेटे हैं, एंड ऑल ऑफ दैट। और इस कारण से वो इमोटिव इश्यूज प्ले कर कर के वो सत्ता में बने हुए। लेकिन मुझे लगता है देर सवेर लोगों को ये रियलाइज होता है कि ये इमोटिव इश्यूज हमारे काम नहीं आ रहे हैं, पूरा राज्य बर्बाद हो रहा है, और शायद अगले इलेक्शंस में उसका हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। और अब तो ये भी सुनने में आ रहा है कि प्रोटेस्ट की अगर हम बात करें तो कि भूख हड़ताल, वहाँ पर कुछ स्टूडेंट हैं वो भूख हड़ताल पर भी बैठ गए हैं, जैसे दिल्ली में सोनम वांगचुक बैठे थे। और सर अब मैं क्योंकि इसको कंक्लूड कर रहा हूँ, तो मैं ये समझना चाहता हूँ आपसे कि इस आंदोलन की परिणति क्या हो सकती है, अंत इसका किस तरीके से होगा, और क्या सीएम या जो जिन लोगों की जवाबदेही है वो उनका इस्तीफा होगा, सरकार का इस पर क्या रुख होगा? देखिए, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी आप मांगे भी देखेंगे, उन्होंने कल इनफैक्ट एक 10 मांगों की लिस्ट दी है, पब्लिक भी की है उसे, और इतने जेन्युइन मांग हैं, उसमें किसी का इस्तीफा तक नहीं मांगा है उन्होंने, किसी मंत्री या कम से कम चीफ मिनिस्टर का। उन्होंने सिंपल कहा कि जेपीएससी के जो मेंबर्स हैं जिनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं, उन्हें तो कम से कम हटाइए सबसे पहले। उसमें से जो भी लोग 10-10, 20-20 वर्षों तक एक ही एजेंसी में जमे हुए हैं, इसका मतलब नहीं है कि वहां पे उनका कोई बहुत बड़ा नेक्सस है, उनको हटाइए। वो बेसिक रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि कम से कम ये जो पूरा घालमेल हुआ, इसकी जांच आप सीबीआई से करा दीजिए। सीआईडी से आप कहते हैं कि इसकी जांच करा, लेकिन उसी सीआईडी ने अभी जो मैं आपको सीजीएल का एग्जांपल बता रहा था जेएसएससी का, उसकी जांच की और कह दिया इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, इसमें कोई पेपर लीक नहीं हुआ। और अब हमें दिख रहा है उसमें कितना बड़ा पेपर लीक हुआ, क्योंकि वो राज्य की एजेंसी है, मुख्यमंत्री के आदेश पर वो जो कहेंगे वही कहेगी। तो छात्र कह रहे हैं कि बेसिक ट्रांसपेरेंट जांच हो जाए सीबीआई से, और जो भी उसमें दोषी उसको सजा दे। वो ये नहीं कह रहे हैं कि कोई एक व्यक्ति का हमें रेजिग्नेशन चाहिए, वो बेसिक रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, अलग अलग एग्जाम में लेवल में अलग अलग एजेंसी को उसका टेंडर दिया जाए, ओएमआर शीट्स है उसमें एक अलग ऑप्शन दिया जाए, उसको खाली ना छोड़ पाए बच्चे, नन ऑफ द अबव का एक ऐसी बेसिक मांगे कर रहे हैं जिससे सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपेरेंसी बढ़े, कोई पॉलिटिकल मांग नहीं। और अगर ऐसी मांगों को भी हम नहीं मान पाते हैं सरकार में रहते हुए, तो मुझे लगता है बहुत दुखद है, क्योंकि इससे ज्यादा जेन्युइन मांगे स्टूडेंट्स की और शांतिपूर्ण तरीके से शायद ही कभी मैंने किसी प्रोटेस्ट में देखी है। और इसलिए मुझे लगता है सरकार को उस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। ठीक है सर, आपका बिजी शेड्यूल होगा, तो हम इस बातचीत को यहीं समेटते हैं। और मैं एक चीज़ जो कहना चाहता हूँ कि जिनकी हम बात करते हैं कि सीजेपी और यहाँ पर जो प्रोटेस्ट में आए थे, या जिस तरीके का उन्होंने प्रदर्शन किया, जिस तरह के मीम्स और उन सब की उन्होंने चर्चाएं की, तो एक झारखंड को लेकर मीम चलता रहा है, अब वो पुराना हो गया है, शायद आपने देखा या नहीं, कि झारखंड को कौन जानता है, कि हम पबजी खेलते हैं और उसमें पूछते हैं कि झारखंड को कौन जानता है, तो एक वो मीम है। लेकिन मुझे लगता है कि अब शायद जो जेन जी है वो भी झारखंड को जाने और देखे कि झारखंड में किस तरीके का प्रोटेस्ट हो रहा है। इस पूरे मुद्दे को सर आपने जिस तरह से समझाया, जिस आसान भाषा में समझाया और एक एक करके सारे पहलुओं को खोला है, वो मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों के लिए भी वो एक नया मतलब जानने, एक नया विषय होगा उनके लिए, और नए तरीके से उन्हें ये जानने को मिला होगा जो शायद उन्हें कहीं और देखने को नहीं मिला। तो शुक्रिया सर इस बातचीत के लिए, और दोबारा भी अगर मतलब और वहाँ पर क्या डेवलपमेंट होते हैं तो हम चाहेंगे कि उस पर भी आगे भी जाकर के हमारी उस तरीके की बातचीत हो। शुक्रिया सर। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद जयेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।